आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। उनकी एक रचना है जो आलोचनात्मक निबंधों से संबंधित है, चिंतामणि। बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने अपने मनोभावों से संबंधित विषयों को शब्दबद्ध करने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। काव्य शास्त्र से संबंधित निबंध भी उसमें हैं। हमारे कोर्स में दोनों ही प्रकार के कुछ निबंध रखे गए हैं, जिसमें आज हम लज्जा और ग्लानि निबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के आधार पर उसकी विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यदि हम लज्जा किसे कहते हैं इस बात को समझने का प्रयास करें तो स्वयं रामचंद्र शुक्ल के शब्द हैं इस निबंध में। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उसकी स्वच्छंदता के विधान का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहते हैं। कहने का अर्थ है उनका कि दूसरों के चित्त में अर्थात दूसरों के हृदय में हमारे अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा वो बना लेंगे। कोई व्यक्ति हमारे विषय में कोई बुरी या तुच्छ धारणा बना रहा है, इस बात का निश्चय हो या केवल आशंका होने से हमें अपने अंदर जिस भावना का, जिस स्वच्छंदता को रोकने वाली भावना का अनुभव होता है, उसे उन्होंने लज्जा कहा है। और लज्जा के साथ साथ वह फिर संकोच को भी परिभाषित करते हैं, अर्थात वह कहते हैं जो किसी काम को करने से पहले ही होता है। संकोच लज्जा का ही हल्का रूप है, अर्थात लज्जा जब होती है तो वो एक बड़ा रूप है और उसका जो छोटा रूप है, और हम किसी काम को करते हैं तो उसके पहले ही वह हो जाता है। किस तरह होता है, हम कोई काम करते हैं और वो काम अच्छा नहीं होता, हम ये सोचते हैं कि लोग इसके बारे में बुरा सोचेंगे, तो हम उस काम को करने से डरते हैं, हम उस काम को करने से रुकते हैं। वह जो रुकना होता है वह ही संकोच कहलाता है। इस तरह से उन्होंने संकोच को परिभाषित किया है और फिर उसके माध्यम से वह ग्लानि तक पहुँचते हैं। और ग्लानि को जिस रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति दी है, वह अभिव्यक्ति उनकी है, वह ग्लानि का विवेचन करते हैं। विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरे की ही भावना पर दृष्टि रखने से होती है। लज्जा कब आती है? लज्जा होती है जब हम ये देखते हैं कि दूसरा हमारे विषय में क्या सोच रहा है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शिथिलता होती है, उसे ग्लानि कहते हैं। लोग हमारी बुराई करेंगे, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे, हमें छोटा मानेंगे। इस तरह का जब हम एकांत में अर्थात स्वयं ही अकेले ही जब अनुभव करते हैं तो इसे ग्लानि कहते हैं। इस तरह से उन्होंने लज्जा, संकोच और ग्लानि को बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं निबंधों की विशेषताओं के ऊपर। वास्तव में निबंध की अनेक विशेषताएं होती है। हम कुछ भी लिख दें तो वह निबंध नहीं होता है। निबंध वैसे दो प्रकार के होते हैं, भावात्मक और विचारात्मक। रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध लिखे हैं उनमें दोनों का ही मिला जुला रूप हमें मिलता है। निबंध के अंदर कसावट होना चाहिए, अर्थात जो विचार उसमें अभिव्यक्त किए गए हैं वह बिल्कुल व्यवस्थित रूप से उपस्थित होना चाहिए। भाव शिथिलता उसके अंदर नहीं होना चाहिए। किसी एक विषय को अनावश्यक विस्तार दे दें, ये चीज भी उसमें नहीं होना चाहिए। उसकी शैली इस तरह की होना चाहिए कि सामने वाला जब उसे सुने तो उसके ऊपर प्रभाव पड़े और पाठक उसे रुचि के साथ पढ़ता चला जाए। और ये सारी विशेषताएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के अंतर्गत हमको मिलती है, इसीलिए उनके निबंध श्रेष्ठ माने गए हैं। एक के बाद एक विचार उनमें इस तरह से आते हैं कि हमें उसमें पूरा संगठन दिखलाई देता है। उनकी बुद्धि उसमें पूरी तरह से जागृत है, हृदय को भी वह उसमें छोड़ते नहीं है।
इस तरह की स्थिति उनके निबंधों में देखने को मिलती है, जिन्हें हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले यदि हम उन्हें समझने के लिए ले तो हम ले सकते हैं, कह सकते हैं पहले बिंदु के रूप में कि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में कसावट पूर्ण रूप से मिलती है। अब ये कसावट किस तरह से है? कसावट का अर्थ क्या होता है? तो कसावट का अर्थ होता है निबंध के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर आखिर तक जो विचार व्यक्त किए गए हैं वह परस्पर संबंधित हैं और सुगठित हैं। लज्जा निबंध के अंतर्गत भी यही स्थिति है। वह क्रमिक रूप से विवेचन करते हैं, पहले लज्जा का करते हैं, फिर संकोच का करते हैं, फिर ग्लानि का करते हैं। इस तरह वह अपनी बात को समझाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरे बिंदु के रूप में यदि हम देखें तो स्वतः पूर्णता भी निबंधों की एक विशेषता के रूप में देखी जाती है। अर्थात पाठक जब निबंध को पढ़े तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बात अधूरी रह गई है। जिस विषय पर बात की जा रही है उस विषय पर बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लज्जा का विवेचन किया है वह पूर्ण किया है, फिर उसे अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने उसके छोटे रूप के रूप में संकोच को बताया है, फिर ग्लानि को उन्होंने बताया है। यह भी बताया है कि कब होती है, क्यों होती है। इस तरह की सारी बातें उन्होंने स्पष्ट करने का उसमें प्रयास किया है। एक तरह से उन्होंने ये जो विचार अभिव्यक्त किए हैं वास्तव में वे मनोवैज्ञानिक पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। इसी कारण इनके निबंधों के अंतर हमें स्वतः पूर्णता भी दिखलाई देती है। अगले बिंदु के रूप में यदि हम देखें तो विषय की उत्कृष्टता को देख सकते हैं। शुक्ल जी ने यह नहीं हुआ कि कोई सा भी विषय उठाया और उस पर लिख दिया। विषय की श्रेष्ठता को उन्होंने अपनाया है, ऐसे विषय को उठाया है जो वास्तव में समाज के हित का हो, व्यक्ति के हित का हो, और उस पर उन्होंने लिखा है। मनोभावों पर लिखना कोई सामान्य बात नहीं है। मनोभावों को अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाते हैं और उसको लेखनीबद्ध कर देना और पूरी तरह से स्पष्ट कर देना, उसके छोटे छोटे भाव को भी अभिव्यक्त कर देना, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता ही कही जाएगी, उसकी विद्वता कही जाएगी। और यह सारी चीज लज्जा और ग्लानि निबंध के अंतर्गत भी हमको देखने को मिलती है। लज्जा जैसे, ग्लानि जैसे, संकोच जैसे भाव को उन्होंने जिस तन्मयता से और जिस सरलता से अभिव्यक्त किया है वह न केवल उत्कृष्ट है, वह विशिष्ट भी है और बहुत गंभीरता और सूक्ष्मता से उसका विवेचन किया गया है। विचारात्मकता को भी हम एक बिंदु के रूप में देख सकते हैं। अर्थात जो कुछ भी निबंध में कहा जा रहा है वह केवल ऊपरी बात नहीं होना चाहिए, उसके अंदर व्यक्ति के, लेखक के विचार होना चाहिए। अपने किन्हीं विचारों को वह अभिव्यक्त करे। विचार भी ऐसे होना चाहिए जो समाज का हित करने वाले हों। लज्जा और ग्लानि निबंध को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें ये सब विशेषताएं मिलती है। हमने पहले भी कहा है वो लज्जा को परिभाषित करते हैं, फिर ग्लानि का विवेचन करते हुए अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से वह विवेचन करते हैं उसमें उनके विचार बहुत सूक्ष्मता से अभिव्यक्त होते हैं। हमें कहीं भी ये नहीं लगता कि उनके विचारों को आरोपित किया गया है। हमें लगता है जैसे हम अपने ही भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं भावात्मकता को। भावनात्मकता भी उनके निबंधों में पूर्ण रूप से है। स्वयं उन्हीं के शब्दों का यदि हम सहारा लें, उन्हीं के शब्दों को याद रखें, आपको कोट करना चाहिए अपनी आंसर में इन चीज़ों को। तो उन्होंने जो कुछ कहा है वह है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं भी मार्मिक या भाव को आकर्षित करने वाले स्थलों पर पहुँचती है वहाँ हृदय थोड़ा रमता हुआ अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता जाता है। अर्थात विचार उन्होंने दिए हैं पर विचार के साथ उनकी भावनाएं भी वहाँ पर पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई है।
सूत्रात्मकता की दृष्टि से देखे जाए तो शुक्ल के निबंध इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। वह अपनी बात कहते हैं, सूत्र शैली के अंतर्गत अपनी बात को कह देते हैं और वो इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि विद्यार्थी को भी वह कंठ में याद हो जाता है। जैसे उनका एक सूत्र है, लज्जा का हल्का रूप संकोच है। एक अन्य देखें तो आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है। इस तरह उन्होंने लज्जा और ग्लानि निबंध में भी सूत्रों को प्रस्तुत किया है। प्रभावपूर्णता उनके निबंधों की एक अन्य विशेषता है। जब कोई पाठक उस पढ़ता है तो वह अपना प्रभाव निश्चित रूप से पाठक के ऊपर छोड़ता है। जहाँ कहीं भी वह मनोवृत्तियों का परस्पर संबंध निर्धारित करते हैं, पाठक को लगता है जैसे वह अपना जीवन जी रहा है। लज्जा और ग्लानि हर हृदय महसूस करता है तो पाठक को जैसे अपनी ही भावनाओं के अंदर जीवन जीते हुए महसूस करवा देता है यह निबंध। शैली की स्पष्टता और निर्णयात्मकता की दृष्टि से यदि हम इस निबंध को देखने का प्रयास करें तो शैली इसकी बहुत स्पष्ट है। निर्णय वह अपना रख ही देते हैं। हम जानते हैं सूत्र रूप में भी उन्होंने अपने निर्णय प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि वह जो कुछ बात कहते हैं बहुत स्पष्ट बात कहते हैं, तथ्य प्रस्तुत करते हैं, उसे समझाते हैं और फिर अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं। उनके निबंधों में जिसमें लज्जा निबंध भी आता है, लज्जा और ग्लानि उसके अंतर्गत भी हमको यह विशेषता देखने को स्पष्ट रूप से मिलती है। हम यहाँ पर उनकी 2-3 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। निंदा का भय लज्जा नहीं है, भय ही है और कई बातों का जिसमें लज्जा भी एक है। हमें निंदा का भय है, इसका मतलब है कि हमें उसके परिणामों का भय है। अपने कुढ़ने, दुखी होने, लज्जित होने, हानि सहने आदि का भय है। इस तरह देखिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शैली में अपनी बात कही है। बुद्धि और हृदय का संयोग भी इनके निबंधों के अंतर्गत है। हम देख आए हैं उनकी पंक्तियाँ। वह कहते हैं जहाँ पर भी आवश्यकता होती है हृदय को साथ लेकर बुद्धि चलती है और उन भावनाओं को वह अभिव्यक्ति देती चलती है। लज्जा और ग्लानि निबंध भी इसी भावना से परिपूर्ण है, जिसके उदाहरण हम पूर्व में देख चुके हैं। इस तरह से लज्जा और ग्लानि निबंध लज्जा, संकोच, भय, इन सब भावों का मिला जुला रूप प्रस्तुत करता है। इन सब भावों को स्पष्ट रूप से